नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आ जाइए, केमिस्ट्री निकालिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, पेज नंबर 87, आयनाइजेशन इंथैल्पी। इसके पहले हम लोग सारे क्वेश्चन भी लगा चुके थे आयनिक रेडियस के और एटॉमिक रेडियस के, इसके बारे में भी पढ़ लिए थे अच्छे से। अब उसी सिलसिले में आगे है टॉपिक आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक ना। हेडिंग है पेज नंबर 87 पे, ठीक, पेज नंबर 87। चलिए देखते हैं ये क्या चीज होती है, ठीक। तो जैसा भाई साहब बताए हैं वैसे वैसे ही करते चले जाइए, अपने आप खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग लगी है क्या, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक। आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा, फिर आई फॉर आयनाइजेशन, ठीक। इंथैल्पी, इंथैल्पी को एच से डिनोट किया जाएगा, ठीक ना। यानी इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, हम क्या पढ़ेंगे इसको, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। चेंज ही पढ़ना होता है हर चीज में, ठीक। इसका मतलब है चेंज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, यानी किलो जूल पर मोल। अभी सारी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे, ठीक। और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तीन बातें याद हो गई। यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। कैसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा आई एच से, डेल्टा आई एच से, डेल्टा आई एच से। इसको डेल्टा पढ़िए, ये डेल का साइन है, ये जो भी आई और एच, ठीक है। डेल्टा आई एच, चेंज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी, यूनिट किलो जूल पर मोल। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? किलो जूल पर मोल। ऑलवेज पॉजिटिव होता। अब ये होता क्या चीज है आयनाइजेशन इंथैल्पी? आएगा ना दिमाग में सवाल, क्या चीज है ये? तो इसका ये मतलब होता है, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट जो कैसा हो, गैसियस एंड आइसोलेटेड, ठीक। जो कैसा हो, गैसियस एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब सिंगल, है ना। आइसोलेटेड अकेला, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, वही वाला है ये आइसोलेटेड है, ठीक। टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी एलिमेंट की टेंडेंसी जो लूज करे इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि ऐसी प्रॉपर्टी अगर आ रही है तो उसमें क्या होगा? आयनाइजेशन इंथैल्पी जरूर होगा, ठीक। यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी से हम इसको कैलकुलेट करेंगे या समझेंगे, ठीक है। अब समझते हैं जरा क्या मामला है। मान लीजिए कोई एटम है, एलिमेंट है, एलिमेंट है। जैसे हम कोई एलिमेंट ले लीजिए, खासतौर से सोडियम, भाई ठंड ज्यादा है आज, है ना। चलिए खासतौर से क्या ले लिया हमने? सोडियम। सोडियम हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया यहाँ पे, ठीक, ठीक है। सोडियम से जब आप देखेंगे तो कैसा होता है? सॉलिड होता है। मेटल कैसे होते हैं? मोस्टली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर, ठीक है, सॉलिड होता है। अब इसको कैसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? गैस में। जब गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या देना पड़ेगा हमें? एनर्जी। तो इस एनर्जी को आगे चैप्टर में बताया जाएगा क्या होता है ये, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना। यानी इस सॉलिड एटम से एलिमेंट के हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? यहाँ पे एनर्जी देंगे गैसियस में। अब इस गैसियस जो अब ये गैसियस फॉर्म हो गया, अब फिर क्या देंगे यहाँ पे? एनर्जी। फिर क्या देंगे यहाँ पे? फिर से एनर्जी देंगे। तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और यहाँ क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस, ठीक। ये भी गैसियस स्टेट। तो ये जो एनर्जी आप दे रहे हैं, यानी किसी एलिमेंट से जो कि अभी आइसोलेटेड गैसियस एटम में आ चुका, अब यहां से एनर्जी लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा आसानी से, ठीक। अब कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि कोई एलिमेंट आसानी से निकाले इलेक्ट्रॉन, कोई हो सकता है कि तकलीफ से निकाले, मतलब ज्यादा एनर्जी लेकर निकाले, ठीक। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। बस इतनी बातें आपको समझनी थी। बात समझ में आ गई? अब इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए अभी के लिए बस इतना समझिए कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू लूज या टू रिमूव, है ना, आउटर मोस्ट या मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। कोई बात समझ में आ गई? इतनी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी अब देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहली आयनाइजेशन, दूसरा निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे होता है? देखिए ये क्या होगा? सोडियम, सोडियम होता भैया 11, है ना। अच्छा सोडियम पहले लिख लें, सही सही, सोडियम 11, सोडियम कितना होता है? 11 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1s2, 2s2,
2p6 और फिर उसका 3s1 क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। ठीक, तो ये अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और निकाल के क्या करेगा, Na+ में बन जाएगा। देखिए बन गया Na+। अब इसके बाद क्या हो गया, सिर्फ इतना बचा, जैसे यानी s वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इसके बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, इतना बचा, 1s2 2s2 और 2p6। अब जो ये 6 में से जो छठवां इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये नोबेल गैस लाइक प्रॉपर्टी अटेन कर लिया है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया है, नोबेल गैस के जैसा हो गया है। नोबेल गैस का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उस तरीके का हो गया है। यानी अब जब दोबारा निकालना होगा तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ये फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए क्या नाम देंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, और जब दूसरा निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन, तीसरा निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, तो ये बातें हो गई। तो अब आती बात, यानी इसका मतलब कुल मिला के आपको ये बात समझ में आई कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कहेंगे टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट कैसा हो, गैसियस आइसोलेटेड एटम हो, ठीक है ना, टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब आती बात फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, देखिए बड़े ध्यान से, एनर्जी रिक्वायर्ड, देखिए यहां लिखा है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, यह है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो, मोस्ट लूजली बाउंड, मोस्ट लूजली बाउंड या आउटर मोस्ट लिख दीजिए यहां पे, या लिख दीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो भी मोस्ट लूजली बाउंड या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, देखिए ग्राउंड स्टेट में था यहां से, तब बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कोई एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट में है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ये ग्राउंड स्टेट में, इस समय जो एनर्जी हम देंगे ताकि वो मोस्ट लूजली बाउंड, ये देखिए मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम कह देंगे कि क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोल देंगे उसे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या हो, मोस्ट लूजली बाउंड हो, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बाउंड, जो कि कैसा हो, मोस्ट लूजली बाउंड हो, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये बात समझ में आ गई। चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कोई एलिमेंट है आइसोलेटेड गैसियस एटम में, एक्स क्या है, एलिमेंट एक्स, ठीक, एक एलिमेंट है एक्स, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो यहां पर कौन सी एनर्जी हमने देनी पड़ी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अब इससे यानी इस वाले से जो ये एलिमेंट हो चुका है, यानी ये जो गैसियस एटम बन चुका, जो गैसियस आयन बोलेंगे इसको, गैसियस आयन बन चुका इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, अब इससे फिर से हम ट्राई कर रहे हैं कि दोबारा एक इलेक्ट्रॉन और निकाले, तो यहां क्या लिख देंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या लिख देंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही, यहां क्या हो जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अब ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, +2 चार्ज आएगा इस पे। फिर उसके बाद यहाँ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए यहाँ पे अब हमने क्या किया, इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अच्छा, अब ये सीरीज बन कैसे रही है, इसको रफ कर दें, चलिए कोई बात नहीं, नीचे बना दे रहे हैं, मतलब ये सीरीज कैसी हो रही है, ये ऐसे बन रही है, मतलब हमारे पास पहले एक आइसोलेटेड गैसियस एटम हम बना के लाए कहीं से, ठीक, हमने क्या दिया यहाँ पे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये किसमें बन गया, पहले ये, ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। ठीक, अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको ऊपर दिखा दीजिए चाहे नीचे दिखा दीजिए, इसको नीचे दिखा दीजिए, ठीक है ना, इसको क्या करें, नीचे दिखा दें, ये गैसियस एटम है और इसको हम यहां दिखा दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ये ऐसा ही लगा दीजिए लाइन से, कोई दिक्कत नहीं उससे, आप समझ जाएंगे कि वही तो बात है। ठीक, ये हो गया। अब यहां से क्या करना है, यानी इस वाले से क्या करना है हमें, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम क्या दे दें यहाँ पे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये किस में बदल जाएगा, देखिए +2 में बदल जाएगा गैसियस एटम। फिर यहाँ पे हमने दे दिया इसी तरह से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो किस में बदल गया, ये जो x था अब वो x +3 में आ गया।
यानी कोई एटम के साथ अगर ये सब हो रहा है तो हम कह देंगे क्या कि उससे आयनेशन एंथैल्पी दी जा रही है, यानी एनर्जी दी जा रही है। अब वही उसकी आयनेशन एंथैल्पी जितना एनर्जी दी जा रही है ताकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते चला जा रहा है, निकालते चला जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसका ये मतलब हुआ। अब एक बात यहां बता रहे हैं भैया कि देखिए थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड ज्यादा होगी फर्स्ट से। कहेंगे ऐसा क्यों? कहेंगे बिकॉज रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आयन, जो इसकी कैटायन कहा जाएगा, इज मोर डिफिकल्ट देन अ न्यूट्रल एटम। इसका मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आयन इज मोर डिफिकल्ट देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मान लीजिए आप यहाँ पर, ये एग्जांपल है, यही वाली चीज है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, फिर इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एग्जांपल के तौर पर समझा गया, इसको भी नोट कर सकते हैं किनारे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाली लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इस वाली लाइन का मतलब यह है कि जैसा मान लीजिए एक एलिमेंट है, ठीक, या आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आपने यहां से बड़ी आसानी से निकाल दिया, ठीक। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हम कह रहे हैं यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो भैया ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। और जब किसी एलिमेंट पे किसी एलिमेंट पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या हो जाता है? कैटायन हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज है उसके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है। तो इसका मतलब अब हमें और अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि जो यहाँ पे फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी दी गई थी, देखिए वो कम हो जाएगी, और जो यहाँ सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी दी जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यही बात भैया समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बिकॉज रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आयन इज मोर डिफिकल्ट देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। देखिए न्यूट्रल एटम से आसानी से निकल जा रहा है, कम एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है यानी कैटायन हो जा रहा है तो हमें एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है भैया, उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, बाकी बचे इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से खींचेगा। यार सब कुछ चले जाओगे, हम अकेले रहेंगे क्या? अरे ऐसा ना करो हमारे साथ, वो खींचेगा सबको, ना जाओ, हमको छोड़कर बिल्कुल मत जाओ तुम लोग। वो क्या करेगा? पूरी ताकत लगा के खींचेगा, लेकिन निकालने वाले बेदर्दी ये क्या करेंगे? सब एनर्जी दे दे के उसको निकाल देंगे। ये हो जाती है सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। इतनी बातें नोट करिए, बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप लोग, सारी चीजें नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स, है ना, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयनेशन एनर्जी, यानी पीरियड में, मतलब इधर से पीरियड में और ग्रुप में आयनेशन एनर्जी कैसे घटती बढ़ती है, अब इसकी बात चलेगी। तो भैया इन पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे, फिर बाकी सेकंड थर्ड हम अपने मन से निकाल लिया करेंगे, ठीक ना। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी इंक्रीज, क्या लिखा है? इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। फॉर एग्जांपल, अब कुछ एनोमैली होती हैं, है ना, एनोमैली बोलते हैं ना उसको, असंगत व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं, असंगत व्यवहार। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिथियम की क्या होगी? सबसे कम होगी, फिर बेरिलियम की ज्यादा होती है, बेरिलियम की खासतौर से बोरान से भी ज्यादा होती है, फिर उसके बाद कार्बन की ज्यादा हो जाएगी, फिर नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से भी, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे? फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा होता है नियान का। ठीक, ये ऑर्डर होता है। यानी आपको क्या याद रखना है कि यहाँ वाले ग्रुप में, जैसे सेकंड पीरियड में आएंगे और सेकंड ग्रुप में, और यहाँ नाइट्रोजन फैमिली में, इन लोगों की खास बात याद रखेंगे कि इनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है। आगे एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों ज्यादा होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी इन पीरियड आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, आयनेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है, यानी इधर से इधर जाने पर आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अब आ जाइए इन ग्रुप में, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। कैसी है? डिक्रीज करती है। अब इसका कारण है, इसके दो कारण एक्सप्लेन करके पढ़ना है बिल्कुल, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लिथियम से शुरू करेंगे और कहां तक? लिथियम की ज्यादा हो जाएगी, सोडियम की ज्यादा हो जाएगी, डिक्रीज कर रहा है ना भैया ऊपर से नीचे, तो डिक्रीज कराइए, कर रहा, क्या दिक्कत है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर उसके बाद आ जाता है रुबिडियम, फिर उसके बाद सीजियम। ठीक, ये देखिए क्या हो रहा है? डिक्रीज करती चली जा रही, जैसा कि ग्राफ में बड़े भैया दिखा रहे हैं। पेज नंबर 88, पेज नंबर देखिए 88 दिखा ग्राफ में। ये देखिए ग्राफ बना हुआ नहीं है उबड़ खाबड़, वो ग्राफ बनाना नहीं, उस तरह का ग्राफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो इसमें ये बातें लिखी हुई हैं। अब आगे चलते हैं। नोट,
फर्स्ट आयनेशन एनर्जी इज मैक्सिमम, किसके लिए होती है? नोबेल गैस के लिए मैक्सिमम होती है। जो पहली आयनेशन एनर्जी है, फर्स्ट वाली बोली गई है, फर्स्ट, याद रखिए सब फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, है ना? फर्स्ट आयनेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर नोबेल गैस, बिकॉज, क्यों कहेंगे? नोबेल गैस हैव क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब फिल्ड इलेक्ट्रॉन सेल, मतलब ये कि अगर आप नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें तो आप ये कहेंगे कि 1s2 2s2 2p6, ये देखिए पूरा क्लोज्ड, क्या है? पूरी भरी हुई ऑर्बिटल्स है इनके पास। बात समझ में आ रही? इसलिए क्या है? पूरी भरी हुई, यानी ये मोर स्टेबल है। कैसी है? मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और कौन जाए ऐसा करना। इसलिए क्या है? यहाँ फर्स्ट आंसर एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर नोबेल गैस। ठीक, अच्छा दूसरी बात, वेरी स्टेबल, ये देखिए वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ये बातें दोनों एक ही में हो गई। आगे बता रहे नोट नंबर सेकंड, फर्स्ट आंसर एनर्जी इज मिनिमम, फर्स्ट आंसर एनर्जी इज मिनिमम फॉर या लो फॉर एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन होते हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि लिथियम, बहुत अच्छे सोडियम, वेरी गुड पोटेशियम, वाह भाई, रुबिडियम, और ये रहा सीजियम, वेरी गुड। इनकी है इनकी कम होती है, इनकी कम होती है। ऐसा क्यों? तो कहेंगे देयरफॉर, अच्छा कम होती है, देयरफॉर देयर रिएक्टिविटी इज वेरी हाई। इनकी कम क्यों होती है? क्योंकि देखिए जब आप सोडियम बनाएंगे और जब सोडियम बना ले जाएंगे तो ये 1s2 2s2 और ये 2p6 लिखने के बाद 3s1 लिखेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये देखिए तुरंत इस तरीके का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, है ना? और साथ ही साथ ये दूर भी होते हैं। देखिए ये तीसरी सेल में है, वहां से इलेक्ट्रॉन कितना आसान है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर भाई दूसरी सेल में है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये मोस्ट स्टेबल स्टेट भी मिल रही है। इसको नोबेल गैस लाइक, देखिए नोबेल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका हो जाएगा। इस आयन का निकालने के बाद जो सोडियम प्लस होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके समान होगा, किसके सिमिलर हो जाएगा? नोबेल गैस के नियॉन के सिमिलर हो जाएगा। इसलिए वो क्या होगा? वो खुश रहेगा, भले ही ये इलेक्ट्रॉन कोई ले गया सो ले गया, क्या करना है, मेरे पास तो बहुत है ना? ये कह के ये खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्या है, आसानी से वो निकालना चाहता है। इसलिए भैया बता रहे हैं कि फर्स्ट आंसर इज मिनिमम फॉर एल्कली मेटल, देयरफॉर देयर रिएक्टिविटी, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ताकि आओ यार इलेक्ट्रॉन लो, तुम लोग काहे दूर खड़े हो, आओ लो, है ना? तब ये ले लेंगे और वो कहेगा बाप भाई बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, अब हम एकदम स्टेबल है। बात समझ में आ रही? तो ये अब इनके कारण पढ़ने हमें कि ऐसा क्या ऐसा हो गया है, ये सब जो हो रहा है कि कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है भाई, पीरियड में इंक्रीज, पीरियड में इंक्रीज, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज। बात समझ आई? आयनेशन एनर्जी की बात चल रही है, आयनेशन एनर्जी की बात चल रही है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात चल रही है। यहाँ बेरिलियम, यहाँ नाइट्रोजन, बेरिलियम नाइट्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन, बेरिलियम लिथियम से ज्यादा होता है, बोरान से भी ज्यादा होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है, यानी इनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अभी बताते हैं आप फुल फील्ड का कांसेप्ट, यहाँ कार्बन से भी ज्यादा होता है। इन ग्रुप फर्स्ट आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, जैसा कि एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये देखिए खूब धमाधम डिक्रीज कर रहे हैं। कह रहे हैं नोट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी मैक्सिमम फॉर नोबेल गैस, किसके लिए मैक्सिमम होती है? किसके लिए? नोबेल गैस के लिए, बिकॉज नोबेल गैस हैव क्लोज्ड, यानी देखिए क्लोज्ड है, क्लोज्ड बिल्कुल क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन सेल। ये जो दूसरी सेल है बिल्कुल पैक है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्या समझे? निकालना निकालो आके, हिम्मत है, बताते हैं अभी, वो सब घुसिया जाते हैं। उसके बाद वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फर्स्ट आंसर इज मिनिमम फॉर एल्कली मेटल। बात समझ में आ गई क्यों होता है? अभी आगे अब सब एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से एकदम तूफान की तरीके। चलिए अब कारण पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आयनेशन फर्स्ट आयनेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज करती है और ग्रुप में डिक्रीज करती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो देखिए दो ग्राफ बनाए गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जा सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या? लिथियम, देखिए यहाँ पे है लिथियम और यहाँ पे है बेरिलियम का, देखिए थोड़ा सा ज्यादा है बेरिलियम, यहाँ है बोरान, यहाँ है नाइट्रोजन, यहाँ बीच में है कार्बन और यहाँ है नाइट्रोजन, और ये देखिए ऑक्सीजन, और ये देखिए कहीं फ्लोरीन, और ये है सबसे ऊपर नियॉन। इस तरीके का ग्राफ है इसमें। ठीक, इसी तरीके से यहाँ देखेंगे लिथियम और यहाँ हो जाएगा आपका सोडियम, और ये देखिए पोटेशियम जिसमें ज्यादा वेरिएशन दिखता है, और फिर उसके बाद हो जाएगा रुबिडियम यहाँ पे कहीं बीच में, और यहाँ सीजियम। ठीक, ये दो ग्राफ बनाए गए हैं। ये ग्राफ ये बता रहे हैं
कि इसमें देखिए बेरिलियम का ज्यादा है और यहाँ नाइट्रोजन का ज्यादा है, देखिए यहाँ पे, ठीक। ये इस तरीके से बाकी सब इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, लेकिन बेरिलियम का और नाइट्रोजन में थोड़ा सा एनोमैली है, वो है तो है, ठीक। अभी एक्सप्लेन करी जाएगी क्यों है। यहाँ पे देखिए लिथियम से लेकर सीजियम तक आयनेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ये है डेल्टा आई एच यानी आयनेशन एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे कह रहे हैं कि आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी इन पीरियड इन ग्रुप, इसमें पीरियड में इंक्रीज करती है, ग्रुप में डिक्रीज करती है, ठीक ना। ये ठीक। इज एक्सप्लेन्ड बाय टू फैक्टर, इज एक्सप्लेन्ड बाय टू फैक्टर। पहला फैक्टर है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, पहला फैक्टर तो ये है। और दूसरा फैक्टर है रिपल्सन एमंग द इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन एमंग द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्सन। ये दो फैक्टर आपको हमेशा याद रखनी है। यानी अट्रैक्शन की बात आई है तो इसका मतलब, यानी इसका मतलब जेड इफेक्टिव की बात चलेगी। रिपल्सन की बात आई है तो इसका मतलब शिल्डिंग इफेक्ट की बात चलेगी। हमने एटॉमिक रेडियस में, जब आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस पढ़ा रहे थे, तब हमने कहा था कि अट्रैक्शन और रिपल्सन या जेड इफेक्टिव या शिल्डिंग, तो आप इसको समझ जाइए कि जहां अट्रैक्शन की बात करें वहां जेड इफेक्टिव कह लेंगे, ठीक। और जहां रिपल्सन बात करें वहां शिल्डिंग कह लेंगे, और जहां कहीं शिल्डिंग कहे वहां रिपल्सन कह लेंगे, और जहां कहीं जेड इफेक्टिव कहे वहां अट्रैक्शन कह लेंगे। इतनी बात याद है। जब इतनी बात याद है तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज एक्सपीरियंस्ड बाई, ठीक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को जितना जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज महसूस करना चाहिए उतना नहीं करता है। कैसे ना, आगे कह रहे हैं जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना, बिल्कुल। जेड इफेक्टिव इज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस पर जितना चार्ज है उतना वो चार्ज महसूस ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंदरवा इलेक्ट्रॉन में बैठे हैं ना अंदर वाले, वो धक्का मार रहे हैं इसको, ऐसे वाला है ना। अभी बताते हैं कैसे। इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज ऑफ शिल्डिंग ऑफ स्क्रीनिंग, शिल्डिंग या फिर स्क्रीनिंग, दोनों का रिजल्ट तो एक ही है, तो शिल्डिंग कहिए या स्क्रीनिंग कहिए, ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब इसको समझ लेते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। आप लोग तो बहुत होशियार हैं ना, क्या किया जाए। एग्जांपल ले लीजिए, यही छोटा सा ले लें। सोच रहे थे बहुत बड़ा, गलत सोच रहे थे। उधर लिखें या इधर, चलिए इधर लिख देते हैं, उधर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिथियम है 3, तो आप इसको छोटे से एग्जाम्पल को समझिए। 1s2 2s2 और उसके बाद 3 होता है, तो बात है खत्म, ठीक। ये रहा, ठीक। छोटा सा ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लिया जाए, क्या दिक्कत है। चलिए अब जो हो गया सो हो गया। इसमें किसका लिए हैं भैया, किसका लिए हैं? पेज नंबर 89 पर, पेज नंबर 89 पर किसका लिए हैं? पेज नंबर 89 पर लिथियम का ही लिए हैं। भैया भी लिथियम का ही एक्सप्लेन कर रहे हैं भैया वही भैया वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लिथियम का अब देखिए भाई साहब, ये पहली सेल है, ये पहली सेल है, ठीक है। ये दूसरी सेल है, ठीक। और ये इसका क्या है, जब आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंसी सेल। चलिए ये क्या हो गई, वैलेंसी सेल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, ये। अब देखिए यहाँ पे कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है, ठीक। इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है, बहुत अच्छी बात। यानी +3, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे 1 है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर ये ना होता तो, अगर ये ना होता तो ये फोर्स क्या हो जाता, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करता। अब ये है तो ये क्या करेगा, जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखिए ये वाले है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेंगे, अबे हट बट ऐसे करके। यानी ये बेचारा क्या करेगा, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, कहेगा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम लोग हमको चाहे जैसे कर लो। इसका ये मतलब हुआ कि +3 चार्ज इसको महसूस करना चाहिए, लेकिन ये वाले ये बदतमीज लोग हैं, कमीने लोग हैं, इसको धक्का मार रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, कहें भागो यहां से। तो ये क्या कर रहा है, यानी नेट इसका जो जितना एक्चुअल चार्ज होना चाहिए, लिखे ना एक्चुअल चार्ज होना चाहिए, उतना नहीं एक्सपीरियंस कर पाता, उससे कम एक्सपीरियंस कर पाता। तभी ये संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आने दो रिएक्टिविटी, फिर हम ही बताएंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी जब आएगी तो हम ही काम आएंगे। ये चुपचाप रहता, समय का अच्छा इंतजार करता है, जवाब तुरंत नहीं देता। ये लोग धक्का मार रहे हैं, यहाँ से इसको कम मिल रहा है सब कुछ खाने पीने को, तभी ये चुपचाप है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एकदम मौके का इंतजार है। जैसे ही रिएक्टिविटी की बात आएगी, जैसे किसी से कंबाइन करने की बात आएगी, ये लपक के दूसरे, क्योंकि इसके साथ बहुत गलत किया जा रहा है भाई, इस इलेक्ट्रॉन के साथ गलत किया जा रहा है, तो क्या कहेगा, चुप रहो, आएगा मौका। और जैसे ही कोई दूसरा
एलिमेंट आता है रिएक्ट करने, ये वाला कहता है अरे यार अपन एकदम आप बीती सुनाता है, उससे पकड़ पकड़ गले लग लग कि अरे एकदम बहुत दिक्कत थी, है ना, तो वो बॉन्ड बना लेता है। बात समझ में आ रही? यही चीज होता है। केमिस्ट्री का मतलब होता है जीवन, है ना, आपकी डेली लाइफ में जो कुछ होता है वही सब केमिस्ट्री है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस बात समझ में आ गई। यानी ये क्या करेगा, ये जो ये वाला है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देखिए जेड इफेक्टिव एज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन एक्चुअल चार्ज। कम है, क्यों? क्योंकि ये शील्डिंग या स्क्रीनिंग ऑफ वैलेंसी, इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शील्डिंग हो रही है। शील्डिंग किसके द्वारा की जा रही है, ये देखिए पूरा है, ये है ना, ये इसको बोलते हैं इनर कोर इलेक्ट्रॉन। इनर कोर, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन जो पूरी तरफ फील्ड है वो है इनर कोर इलेक्ट्रॉन। ये इनर कोर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पर्दा कर दे रहे हैं, इसको पर्दा कर रहे हैं, किससे, न्यूक्लियस से, है ना। इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में पर्दा बना दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, पर्दे की तरह काम कर रहे हैं, ताकि तुम इसको न देख पाओ, तुमको इसको देखने नहीं देंगे हम, है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसीलिए कहा जाएगा इसे शील्डिंग या स्क्रीनिंग। दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन हम यहाँ एक ही बार में काम चला लेंगे, क्योंकि ये पिछले भी बार बता चुके हैं। लेकिन उनका परिणाम यही है कि ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस चार्ज एक्सपीरियंस करे। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करना चाहिए उतना नहीं है। तो इस बात को लिखिए, यह है भैया क्या, यह है यहाँ, इसको बता दीजिए, ये हो रहा है रिपल्सन। ये क्या हो रहा है, यहाँ इनके बीच रिपल्सन। बात समझ में आ रही है, इनके बीच अट्रैक्शन। चलिए साफ साफ लिखें, कैसे कि हम ऐसा लिखते हैं नहीं गंदा गुंदी, है। इनके बीच अट्रैक्शन, ठीक। और ये रहा इनर कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये जो अट्रैक्शन, अब इसको बता रहे हैं, यानी वैलेंसी सेल के बीच और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम है, यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो इस बात को लिख लिया चाहिए, जितना होना चाहिए उससे कम है। यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पूरी बात। अब ऐसे लिखिए, जितना होना चाहिए, वेरी गुड, जितना होना चाहिए उससे कम है, क्या है, कम है, ठीक, उससे कम है। इसका मतलब दैट इज जेड इफेक्टिव इज लेस फॉर 2s इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब, अब उधर लिखे होते तो हो जाता, चलिए कोई बात नहीं, जेड इफेक्टिव इज लेस, है, जेड इफेक्टिव इज लेस फॉर 2s1, यानी इसी की तो हम बात कर रहे हैं 2s1 वाले की, यहां है जो 2s1, इसमें 2s1 इलेक्ट्रॉन। और जब 2s1 इलेक्ट्रॉन के लिए कम है, कहेंगे क्यों, बिकॉज क्या लिखा आगे उन्होंने, 2s1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2s1 इलेक्ट्रॉन इज शील्ड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ 1s2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2s1 इलेक्ट्रॉन इज शील्ड बाय inner core of 1s2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये बातें लिख ली आपने। 2s1 इलेक्ट्रॉन इज शील्ड, उसके ऊपर एक पर्दा लगाया जा रहा है, किससे, न्यूक्लियस से, शील्ड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर कोर इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम न्यूक्लियस तो छोड़ दिया हमने, पूरा सेंटेंस लिखने दीजिए आराम से, ठीक ना। ये देखिए, क्योंकि अब जब तक सेंटेंस नहीं तब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो ढंग से जब लिखेंगे तभी तो ढंग से पढ़ेंगे, और जब ढंग से लिखेंगे तो जब ढंग से पढ़ेंगे तो ढंग से समझ में आएगा, तो ढंग से याद भी करेंगे, तो ढंग से सिलेक्शन होगा, तो ढंग से रैंक बनेगी, है ना। तो ढंग से लिखे हम फिर। चलिए, तो 2s1 इलेक्ट्रॉन इज शील्ड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई। दैट इज देयरफॉर नेट पॉजिटिव चार्ज, हम इसकी बात लिख देंगे, देयरफॉर नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। नेट पॉजिटिव चार्ज
CHAR, ये रहेगा भाई साहब, हाथ थोड़ा सा इधर हो गया थोड़ा, नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ऑन 2s1 इज लेस देन एक्चुअल चार्ज। नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन 2s1 इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एक्चुअल चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई भैया? अच्छा, एक्चुअल चार्ज है कितना? +3 यूनिट का। बात समझ में आ गई? ये बात एकदम आराम से समझ में आ रहा है? ये सब ऐसा क्यों हो रहा था? जब ये बात आप समझ जाएंगे शील्डिंग की और अट्रैक्शन की, तो इसमें क्यों घट बढ़ रहा है ये भी बात आप समझ जाएंगे। भैया का तात्पर्य यही है। तो आगे लिखिए, अब शील्डिंग इज मोर इफेक्टिव। यहां लिखें, 2 बातें और लिखनी है, 2 लाइन में हो जाएगा। शील्डिंग इज मोर इफेक्टिव, इसका मतलब हम कह देंगे कि शील्डिंग इज मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव नॉट अफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, ठीक। व्हेन ऑर्बिटल्स इन इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड, व्हेन ऑर्बिटल्स इन इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड। बात समझ में आ रही भैया? कंप्लीटली फिल्ड। दूसरी बात लिखिए, इन केस ऑफ एल्कली मेटल सिंगल आउटर मोस्ट NS1 इलेक्ट्रॉन प्रिसीडेड बाई अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। दूसरी बात, इन केस ऑफ एल्कली मेटल, इन केस ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, ठीक, सिंगल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लिखते रहिए साथ में, सिंगल आउटर मोस्ट NS1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही? प्रिसीडेड बाय नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, प्रिसीडेड मतलब यानी ठीक उसके पहले नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है। प्रिसीडेड बाय नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इतनी बात समझ में आ गई? इसका यह मतलब हुआ कि देखिए, पूरी बात का अर्थात पूरी बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट एंथैल्पी इन पीरियड इंक्रीज करती है, ग्रुप में डिक्रीज करती है, किससे एक्सप्लेन किया जाएगा? तो कहेंगे एक्सप्लेन बाय अट्रैक्शन ऑफ टुवर्ड द न्यूक्लियस और रिपल्सन अमंग द इलेक्ट्रॉन। ये 2 फैक्टर हैं, कह रहे हैं इस फैक्टर को समझाइए, तो आप कहेंगे जेट इफेक्टिव इज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। यानी जितना चार्ज न्यूक्लियस पर है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उतना नहीं महसूस कर पाता, उससे कम महसूस करता है। ऐसा क्यों? कहेंगे कि शील्डिंग करता है। कौन लोग शील्डिंग करते हैं? इनर कोर इलेक्ट्रॉन पर्दा लगा देते हैं, किसके किसके बीच? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच पर्दा लगा देते हैं। वो पर्दा इसीलिए क्या करता? पर्दे का तात्पर्य क्या था? पर्दे का मतलब क्या था? पर्दे का यह मतलब था कि यहाँ लिथियम है जैसे 1s2 और यहाँ 2s1, तो ये 1s2 पर्दे की तरह काम करेंगे, ये रिपल्सन इनको शील्डिंग की तरह काम करेंगे। यहाँ रिपल्सन मतलब शील्डिंग है, इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा, सॉरी रिपल्सन लगा रहे हैं ये, इसलिए जितना चार्ज इसको महसूस करना चाहिए इन दोनों को आपस में वो नहीं कर पा रहे हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये 2s1 वाला जितना चार्ज महसूस करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा, उससे कम कर पा रहा, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही बोला जाएगा उसको। तो यहाँ बोला गया ना जेड इफेक्टिव, भैया उसको लिख दिए। आमतौर पर ये लोग ऐसा ही लिखते हैं, यहाँ लिखना चाहिए कि नेट फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नेट फोर्स, लेकिन कोई बात नहीं, लिखे हैं तो लिखे रहने चाहिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो ये इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए इनके और इनके बीच में लग रहा है अट्रैक्शन, यहाँ पे देखिए इनके और इनके बीच में लग रहा है अट्रैक्शन, ये वाले और आउटर मोड वाले अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन जितना होना चाहिए उससे कम है, दैट इज, इसका मतलब जेड इफेक्टिव इज लेस है, फॉर 2s1 इलेक्ट्रॉन के लिए कम है। क्यों कम है? बिकॉज 2s1 इलेक्ट्रॉन इज शील्ड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाय इनर कोर ऑफ 1s2 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन 2s1 इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज, जितना कि 3 यूनिट होना चाहिए उतना नहीं है। आगे बता रहा है शील्डिंग इज मोर इफेक्टिव। अब शील्डिंग कब इफेक्टिव होगी? इसका मतलब इनर सेल में, जब इनर सेल में ऑर्बिटल्स पूरी भरती चली जाए, यानी इनर सेल की ऑर्बिटल्स अगर बढ़ती जा रही है, मतलब इनर सेल बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ उसमें ऑर्बिटल्स हैं जो वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो इसका मतलब बढ़िया पर्दे का काम करेंगे, यानी खूब बढ़िया पर्दा बनाएंगे। इसका मतलब यानी रिपल्सन अधिक लगाएंगे, तो इसका मतलब जब अधिक लगाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कम होता चला जाएगा।
तो इसलिए कह रहा है कि शील्डिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल्स इन इनर शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। आगे बता रहे इन केस ऑफ एल्कली मेटल में सबसे किनारे होता है वो, चूंकि एल्कली मेटल की अगर हम बात करें तो सबसे किनारे होता है, यानी NS1 लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका, वो आसानी से निकल जाता है, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, जो कि हाईली स्टेबल होता है, इसलिए क्या है वो निकालना पसंद करता है। निकाल लो हमारा इलेक्ट्रॉन, वैसे भी हमारे इनमें और इनमें कम मोहब्बत है, निकालो, निकाल दिया, वो भी खुश है। तो इसका मतलब आयनेशन एनर्जी फॉर नोबेल उसके लिए एल्कली मेटल के लिए क्या है, मिनिमम। अब आगे चलते हैं। अब इस फैक्टर से देखकर हम पीरियड में और ग्रुप में कैसे एक्सप्लेन करें इस बातों को, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं पीरियड और ग्रुप में क्या तमाशा है आयनेशन एनर्जी घटने और बढ़ने का। ठीक, तो इन पीरियड जैसे एग्जांपल लिथियम टू फ्लोरीन, यानी सेकेंड पीरियड को हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, कह रहे हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, यानी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में ही, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। बात समझ आ रही, यानी सक्सेसिव हर आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है ना, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल में। अभी बताते हैं कैसे, है ना। इसका मतलब शील्डिंग ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, डज नॉट इंक्रीज, है ना, वेरी मच, या फिर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम होती है, टू कंपनसेट फॉर इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ आउटर, ठीक, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। इसका मतलब अक्रॉस पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग्स। अभी बताते हैं सब। Therefore, outermost electron are held more tightly and आयनेशन एनर्जी अक्रॉस पीरियड इंक्रीज कर जाती है। कैसे होता है ये देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, यही समझ लें, छोटे से एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लेते हैं आप, यहाँ हमने लिखा लिथियम का, यह चूंकि सेकेंड पीरियड, ठीक, लिथियम का, तो आप एक सेल बना लेंगे, ये दूसरी बना लेंगे। ठीक, बीच में कहीं आपने कार्बन ले लिया, कार्बन देखिए ये 3 था, कार्बन 6 है, 1 2 बना लिया आपने। ठीक, और देखिए इस तरह से आप बना लीजिए फ्लोरीन का, ये होता 9 1 और 2, ये बना लिया आपने, बिल्कुल सब एक ही पीरियड के हैं। ठीक है, इसका 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 1 यहां हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसका मतलब, अच्छा इसको भी अभी मतलब तो बात में, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और बाकी जो 7 हैं वो इसमें तैयार लिख दे रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब इसका मतलब पहली लाइन का क्या मतलब था, कह रहे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन यानी हर आने वाला इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जाहिर सी बात है, ये भी देखिए दूसरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये भी दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये भी दूसरा। ये बात समझ आ गई, यानी दूसरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ऑर्बिटल्स में जा रहा। हो सकता है यहाँ जब एस वाले में था तो एस ऑर्बिटल में जा रहा था, इस पी वाले में है तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल में जा रहा, और कोई बात तो है नहीं, इसलिए क्या सेम ऑर्बिटल्स नहीं कहा जा सकता, सिर्फ ऑर्बिटल्स कहा जाएगा, क्योंकि हर यहाँ आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, पी ऑर्बिटल में, वहां भी पी ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है, लेकिन सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही आएगा। अब देखिए कह रहा शील्डिंग ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, लेकिन जो शील्डिंग है वो ज्यादा नहीं बढ़ रही है, ऑलमोस्ट सेम है। और शील्डिंग का मतलब इनर कोर इलेक्ट्रॉनों का नंबर या उनका इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़े बढ़ रहे हैं, और जब ये नहीं बढ़ रहे हैं तो इनकी शील्डिंग भी नहीं बढ़ेगी, इसलिए कहा जा रहा है कि शील्डिंग ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये 2 हैं, ये रिमेन सेम है, इसलिए कहा रहा है कि शील्डिंग ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, यानी ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब ये भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यही तो इनर कोर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है भैया, ये इनर कोर बोला जाएगा। इनर कोर का मतलब इनर सेल वाला, तो जो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या है, इनर कोर इलेक्ट्रॉन। ये यानी ये ज्यादा, ये देखिए समझ रहे हैं ये बात को, लिख लीजिएगा, ये इसको और इसको मिला के लिख लीजिए यहाँ पे, इनर कोर इलेक्ट्रॉन या सेल या लेवल, जो भी बोला जाए, ठीक है, इनर कोर इलेक्ट्रॉन या सेल या लेवल। ठीक, यानी ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब इनर कोर इलेक्ट्रॉन जब सेम है तो यही तो शील्डिंग करते थे, तो शील्डिंग भी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सेम। तो दूसरी लाइन में भैया लिखते हैं कि शील्डिंग ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, यानी ऑलमोस्ट सेम। इसका मतलब क्या बढ़ रहा है भैया, जब शील्डिंग नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए, अब वही बात आ गई जो एटॉमिक नंबर में हमने पढ़ा, एटॉमिक रेडियस में पढ़ाया था भैया। यहाँ पे 9 प्रोटॉन काम कर रहा है और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इनके बीच
बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। भैया 9 7 63 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 63 यूनिट है। 9 7 63 यूनिट। अभी उसमें के और आर छोड़ दीजिए अभी, यानी 63 यूनिट्स आएगी। अब उस यूनिट में और भी कुछ होगा। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे देखिए 6 है, और यहाँ पे कितना 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी देखिए 6 चौको 24 यूनिट है। 24 यूनिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 24 यूनिट के प्रोपोर्शनल होगा। इसमें देखिए 3 प्रोटॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये सेल हमने डिनोट किया है, यानी इसके बीच में कितना देखिए 3 कम 3 यानी 3 यूनिट, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 यूनिट्स। इसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 24 यूनिट, इसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 63 यूनिट, यानी अट्रैक्शन फोर्स 63 यूनिट बढ़ जा रहा है। 63 यूनिट बढ़ जा रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हावी हो चुका है। क्या है? हावी है। इसलिए अगली लाइन में बता रहा है कि ये जो शिल्डिंग इफेक्ट है कंपनसेट नहीं कर पा रहा है, उसकी भरपाई बढ़े हुए देखिए कंपनसेट लिखा है, इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस, यानी इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस को की भरपाई या उसका कंपनसेट, उससे कंपनसेशन नहीं कर पा रहा। कौन? शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी शिल्डिंग इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? कुल मिला के मोटी मोटी बात अब आराम से समझ ली। ये तो लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी में, उसकी बातें हो गई। अब इतनी बात समझ में आ गई, यानी शिल्डिंग ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गई। कुल मिला के मोटी मोटी बात क्या हो गई इस लाइन का? भैया इस लाइन का मतलब ये हो गया कि हर इलेक्ट्रॉन, देखिए इस एग्जांपल पे जैसे लिथियम है, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, दोनों के पास 2-2 सेल हैं। आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सेम सेल में आ रहा है ना, ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सेल में आ रहा है, यानी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आ रहा है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, इसलिए शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ये बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज भारी पड़ रहा, आउटवे द शिल्डिंग्स, यानी शिल्डिंग पर क्या है? भारी है। ये सेंटेंस पूछा गया था। बात समझ में आ रही? इस तरीके से अब क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन में, और यही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा। आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर अपनी भाषा में पढ़े रहेंगे तो, है ना, क्योंकि वहां ये जो भाषा है ये यही वाली पूछ रहे हैं। अब तो एकदम जिद पकड़े हैं, हम पूछब तो वह पूछब, नहीं तो पूछबे न करब जा। बात समझ में आ रही? यानी अक्रॉस पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ये देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। भैया लिखिए, लिखने में क्या शर्माना? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, बढ़ गया या ज्यादा है। चलिए अब बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या करना? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। भैया इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज किस पे भारी पड़ रहा है? शिल्डिंग पे, क्योंकि शिल्डिंग करने वाले तो ये लोग तो हैं। आओ पहले तो लिथियम वाले में, लिथियम को तुम लोग बहुत सताते थे ना, हम हैं फ्लोरीन, हमारे में साथ है बाहर, आओ देखते हैं न्यूक्लियस के प्रोटॉन से तुमको कौन, हाँ न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है उससे दूर करना चाहते थे ना हमको, करो, नहीं करने देंगे। इसका मतलब ये क्या हो रहा? अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शिल्डिंग्स, शिल्डिंग पर भारी है। इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? टाइटली हेल्ड किया जाएगा, है ना, टाइटली बांध दिया जाएगा। इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर टाइटली एंड आंसर एनर्जी अक्रॉस पीरियड इंक्रीज। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? कुल मिला के बात समझ में आ गई? जो जो लिखा है एनसीईआरटी में सिर्फ वही याद रखना है। याद रखना, अपने मन से मत जोड़ घटा लेना, ना का फालतू बढ़ाने से क्या मतलब, जब मोटा मोटा समझ में आ रहा सब कुछ तो, है ना। इसका ये मीनिंग हुआ इन पीरियड में कुल मिला के लिथियम से हम सेकंड पीरियड का अगर एग्जांपल ले लें तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एडेड, लिखा है ना, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एडेड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, लेकिन साथ ही साथ जो शिल्डिंग है, शिल्डिंग ऑफ, है ना, इनर कोर इलेक्ट्रॉन, शिल्डिंग ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, यानी ऑलमोस्ट सेम है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं इंक्रीज्ड, यानी देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि उनका इफेक्ट है वो बहुत कम है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है। इसका मतलब अक्रॉस पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शिल्डिंग, और हम ये कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हेल्ड मोर टाइटली एंड आंसर एनर्जी अक्रॉस पीरियड इंक्रीज। ये बातें समझ में आ गई। अगली कहानी जो लिखा है वही समझना, याद रखना, आसानी से तो बहुत लोग समझा देंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन एडेड होता है, लेकिन सवाल अगर यहां से आया तो क्या करोगे?
वो सब तो जान जाओ, तब सेकेंडरी चीजें हैं भाई। प्राइमरी ये है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और यही नीट में पूछ रहे हैं, आजकल ट्रेंड में है, जलवा बोलबाला है एनसीईआरटी का। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे इन ग्रुप में क्या हो रहा है, कह रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फार्दर, दूर होता चला जाता है, किससे? फ्रॉम न्यूक्लियस से। ठीक, एक में हो गया क्या? चलो एक मोटी सी बड़ी सी लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि कौन सी कहानी किसकी है। अब खुश, ऊपर वाला पीरियड के लिए था, अब नीचे वाला ग्रुप के लिए है। ठीक, ये लाइन ये है लक्ष्मण रेखा। ठीक, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस एंड शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ये तो इंक्रीज कर जाएगा भाई। शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर सेल या इनर लेवल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। ऐसे कैसे होता है अभी हम बताते हैं। इंक्रीज इन शिल्डिंग आउटवे, अब यहाँ पे इंक्रीज इन शिल्डिंग भारी पड़ती है किस पे? इंक्रीज बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज पर। कैसे अभी बताते हैं। ठीक, देयरफॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान हो जाता है, यानी रिपल्सन ज्यादा है। हमने बताया था वहां पे शिल्डिंग का मतलब आप रिपल्सन समझिए, यहाँ रिपल्सन बहुत, रिपल्सन यहाँ जितना इस पे लग रहा था उतना इस पे लग रहा, इतना इस पे लग रहा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बात है खत्म। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो कस के खींच लेगा, मोर टाइटली पकड़ेगा, और जब मोर टाइटली पकड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी उधर जाने पर देखिए यहां से जब यहां जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? ज्यादा हो जा रही है। ठीक, इसी तरह से इसमें क्या है, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर लेवल, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज इन शिल्डिंग यहाँ पे भारी पड़ जाएगी इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक, देयरफॉर रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी लगेगी उसको डाउन द ग्रुप। ठीक, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं आंसर एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। कैसे? जैसे मान लीजिए आप लिथियम यहाँ पे ले लीजिए पहला। ठीक, नहीं समझा रहे हैं, लिथियम ले लीजिए और फिर लिथियम काहे ले लेंगे, है ना? चलिए लिथियम को ले लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ सोडियम ले लीजिए और यहाँ पोटेशियम, ये 11 ये 19, बस इतने में समझ में आ जाएगा। ठीक, ये आते हैं किसमें? सेकंड में, सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड। ठीक, तो इसमें एक सेल, ये 2 सेल। ठीक, और जैसे एटॉमिक रेडियस का सब कुछ था ठीक उसी तरीके से, बस इसमें कंसेप्ट थोड़े से अलग है। ठीक ठीक, ये देखिए, अच्छा अभी कहाँ देखिए, ये देखिए भाई साहब, देखिए अब इसमें लिथियम के केस में आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी दूरी बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस से। दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना, यानी दूरी बढ़ती जा रही है उनकी। ठीक, आगे बता रहे हैं जो इनर लेवल वाले हैं, इनर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहां पर गजब हो जाता है, इसमें 2 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 नहीं 8 हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक, तभी तो 8 2 10 11। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर इसमें 8 8 16 और 16 और भैया ये 3 19, है ना। देखिए बहुत हम ठहाई के बोलते हैं, बात समझ आ रही? इसका ये मतलब हुआ कि देखिए आप भैया बाबू हो, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो इनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा भैया इनर लेवल में यानी इनर सेल में इनर कोर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? शिल्डिंग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? शिल्डिंग बढ़ेगी। इसका मतलब रिपल्सन बढ़ेगा। ये क्या कहेगा? भग दूर भाग यहाँ से, हमारे यहाँ से। ये क्या होगा? दूर भगाएगा इसको। ये क्या कर रहा है भैया? देखिए दूर भगाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इनर कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी बात को तो भैया लिख रहे हैं, शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर लेवल इंक्रीज। इनर लेवल क्या है? इनर लेवल का मतलब बात समझ में आ रही है? एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं कि भैया इनर वाली में ये आउटर वाली है। अरे बहुत दिक्कत है ना, ये आउटर वाले लोग हैं। ये देखिए ना, ये यहाँ कहाँ लगा दिए, हम तो आधा पागल हैं। ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल है और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन आउटर सेल या वैलेंसी सेल है। कितनी बार बताएंगे, अभी हमको खुद नहीं पता, हम बताते ही रहेंगे, हमारा काम में हुआ है। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ठीक, और ये जो है इसके अंदर में क्या है? इनर लेवल, इनर एनर्जी वाली सेल या इनर सेल या इनर एनर्जी लेवल बोला जाएगा या इनर लेवल बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए बढ़ती नहीं जा रही। इसमें देखिए इतना सारा है,
इसमें खाली 2 थे, इसमें 8 थे यहाँ, 2 थे यहाँ, इसमें 8 थे यहाँ, इसमें 8 थे यहाँ, इसमें 8 थे यहाँ। भैया इनर लेवल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, शिल्डिंग बढ़ेगा। काहे कि इनर लेवल वाले इलेक्ट्रॉन ही तो शिल्डिंग बढ़ाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, वही न्यूक्लियर चार्ज के प्रति जो शिल्डिंग है वो बढ़ जा रही है। अब फिर जब शिल्डिंग ज्यादा है तो शिल्डिंग भारी पड़ेगी किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, ताकि इनके और इनके बीच जो न्यूक्लियर चार्ज का संबंध वो कम हो जाए। इसका मतलब इंक्रीजिंग शिल्डिंग, इंक्रीज इन शिल्डिंग आउट पे भारी पड़ता है किस पे, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज पे। अब न्यूक्लियर चार्ज पे भारी पड़ गया यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कम है थोड़ा, तो मामला क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएंगे। तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी, यानी इसको देखिए सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, कॉमन सेंस है भैया, ये दूर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है ना, एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रही है तो एनर्जी क्या कम देनी पड़ेगी। अब ये लूप दे निकल जाएगा, भक दे वहां से, बात समझ आ रही है। 2 शब्द बोले, एक लूप दे एक भक दे, दोनों का अर्थ है कि ये निकल जाएगा आसानी से, भोजपुरी में ऐसा बोला जाता है। तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी डाउन द ग्रुप। अब और नीचे जाएंगे तो और सेल बढ़ जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, और कम लगेगी। आउटर इलेक्ट्रॉन उसमें का हल्का सा खाली ऐसे कर दिया तब वो निकल जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए एक टेबल है, एक पे 3 लोग यहाँ आ रहे हैं, एक पे इसी पे, एक पे इसी पे, तो एक पे देखिए 3 लोग को बैठा दिया आपने, है ना, इस पे ये देखिए इस पे 5 लोग को बैठा दिया, 4 हैं, एक और ले लिए और इस पे और बैठा दीजिए एकदम एकदम, तो इनमें क्या होगा, हल्का सा धक्का देंगे वो वक्त गिर जाएगा। तो यही वाला हिसाब इसमें भी है, ठीक है ना। यानी ये बहुत दूर है, जब बहुत दूर है तो हल्का सा एनर्जी दे देंगे तो निकल। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी कम देनी पड़ेगी का मतलब यानी आइंस्टाइन एनर्जी कम होती चली जाती है। ये इतना बढ़िया और बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का था। अब आ जाइए वो स्पेशल केस पढ़ते हैं जो नाइट्रोजन के लिए, पर्टिकुलर नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट और बेरिलियम के लिए होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कहानी है कि इन केस ऑफ सेकेंड ग्रुप यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल में, ठीक, एंड नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक, फर्स्ट आइंस्टाइन एग्जांपल के तौर पर सेकेंड ग्रुप में हम पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आइंस्टाइन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान। ऐसा क्यों, जबकि होना क्या चाहिए, होना तो भैया चाहिए ये कि लिथियम की भैया कम है, फिर बेरिलियम की उससे ज्यादा, तो फिर बोरान की ज्यादा, फिर उसके बाद कार्बन की, फिर उसका नाइट्रोजन की। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाता है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए अलग कलम से बना लिए, अलग कलम से, ये बेरिलियम इनसे भी ज्यादा हो जाता है, ये नाइट्रोजन इनसे भी ज्यादा होता है। आखिर इनमें क्या ऐसा है ना, तो इसी चीज को हम पहले पढ़ ले रहे कि इसमें ऐसा क्या रिलेशन है, ठीक। तो यहाँ पर बेरिलियम की फर्स्ट आइंस्टाइन एनर्जी बेरिलियम की, देखिए बेरिलियम की बोरान से ज्यादा है। अगर आप इधर ना लिखना चाहें तो आप इधर लिख लीजिए, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, हमें देखिए सबसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी जैसी मर्जी, है ना। जबकि देखा जाए, देखा न्यूक्लियर चार्ज अगर देखा जाए तो ये 4 होता है, ठीक, इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है, जो अट्रैक्शन वाली न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कम लगाएगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज मोर है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज लेस है। ऐसा क्या है, ऐसा है ना, ऐसा क्या है, देखिए Be4 बेरिलियम 4 लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए बोरान 5, और दोनों में सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे, दोनों सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसानी से देखिए बेरिलियम के केस में, बेरिलियम में दोनों में, अभी आपको आखिरी में जाता है समझ, तुरंत समझ में आया, 1 सेकंड का काम है ये। देखिए बेरिलियम का 1s2 2s1, अच्छा बेरिलियम, अरे इसे कैसे लिख दिया हमने, हाँ बेरिलियम 1s2 और 2s1 कहाँ होता है, तो गलत हो जाएगा ना भैया। अरे भाई लिथियम का, अच्छा 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 लिथियम, अच्छा ये बात थी, बेरिलियम 4 है ना भाई, 2s2, ठीक। और कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है, नहीं, ठीक है, 2s इलेक्ट्रॉन, हाँ वो 5 है, 5 है, ठीक, अब सही है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 2s, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 2s से, यानी 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज लेस शिल्ड, इसकी शिल्डिंग कम है। क्यों कम है, क्योंकि देखिए इसमें इनर कोर में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इनर में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है,
इसलिए इसकी शील्डिंग क्या है, कम है। इसलिए कह रहा है कि 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज लेस शील्ड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s2। ठीक, देयरफॉर जब लेस शील्डिंग कम होगी तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ऐसी अट्रैक्शन को बोलेंगे पेनिट्रेशन, है ना, यानी अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड 2s इलेक्ट्रॉन मोर है, अधिक हो जा रहा है, या 2s इलेक्ट्रॉन के बीच अधिक हो जा रहा है। देयरफॉर जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर। कितनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं बोरान के केस में। देखिए 1s2 2s2 और ये 2p1 है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन रूप यहाँ कहां से रिमूव होगा, 2p ऑर्बिटल से, यानी 2p से। तो इसका मतलब 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम सॉरी ऑफ बोरान इज मोर शील्डेड। देखिए यहाँ पे शील्डिंग कौन लोग कर रहे हैं, ये दो लोग मिलके कर रहे हैं, है ना, यानी यहाँ पे दो लोग मिलके कर रहे हैं, यानी 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम, ये वाला 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज मोर शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियस बाई इनर कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s2 एंड 2s2। इन दोनों से उसकी शील्डिंग कराई जा रही है। देयरफॉर अट्रैक्शन, ये हमने लिख रहे हैं, एनटीएसटी वाले हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देयरफॉर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शील्डिंग भारी है, मोर शील्डिंग, अट्रैक्शन कम, यानी रिपल्सन ज्यादा है। जब रिपल्सन ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम, तो अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो कम से एनर्जी देगी, यानी अनस एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। जिसका यही मतलब है कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड 2p इलेक्ट्रॉन इज लेस, देयरफॉर फर्स्ट आयनिक एनर्जी ऑफ बोरान इज लेस। बस समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट्रोजन वाला केस पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या बताया जा रहा, ये बात समझ में आई भैया? बड़े आराम से एकदम है, कुछ है नहीं ज्यादा। भाई बेरिलियम के केस में क्यों ज्यादा क्यों कम, वो हाफ फील्ड फुल फील्ड हम सेकेंडरी में अभी पढ़ लेंगे उसको, नोट के तरीके, नोट लिख के, उसके लिए मत परेशान हुई। लेकिन जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है, अगर उससे पूछा गया तो आप फंस जाएंगे। जेईई मेंस में पूछ लिया गया था कि पेनिट्रेशन वाली बात है ना, तो आप कहेंगे अरे कहां से पूछ लिया, तो आया ही नहीं था, ये तो कहीं दिया ही नहीं गया हमारे कोचिंग में पढ़। अरे तो कोचिंग में तो खराब है, तो पढ़ाया कहां से जाएगा। ये देखिए बेरिलियम, ठीक, बोरान, कह रहे हैं इसकी ज्यादा होती क्यों। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जा रहा है, यहां से, तो 2s इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या है, कम है, यानी उस पर रिपल्सन कम है, ऊपर उस पर रिपल्सन कम है। यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपल्सन लगा रहे हैं, यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच, इसका मतलब इनके और इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें अट्रैक्शन कम होगा। वही बात तो पूरी समझाई जा रही है, बस इतने में तो है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s और 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम इज लेस शील्ड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s2, देयरफॉर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड 2s ज्यादा है, न्यूक्लियस और 2s इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट आयनिक एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर। अब इसमें देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 हैं, और रिपेल करेंगे इसको, मिलके हटाओ इसको, भगाओ यहाँ से, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से होगा, 2p ऑर्बिटल से, और 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज मोर शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियस by the inner core electron of 1s2 and 2s2 electron, therefore attraction between nucleus and 2p electron is less, therefore first आयनिक एनर्जी ऑफ बोरान इज लेस। अब इसी को जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है अट्रैक्शन, वहां पे इस्तेमाल कर दीजिए पेनिट्रेशन, और काम बन जाएगा जो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है आखिर में जाके। ठीक है ना, गिर गया, तो चलिए कोई बात नहीं, है ना। इसका मतलब द पेनिट्रेशन यानी अट्रैक्शन, अभी बताते हैं, अभी इसको नोट कर लिए, फिर और बताते हैं सब क्या चीजें, पेनिट्रेशन क्या है। ठीक है ना, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मतलब हम सीधे क्या पढ़ेंगे, अट्रैक्शन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन अट्रैक्शन ऑफ, है ना, 2p इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही, यानी 2s इलेक्ट्रॉन, पेनिट्रेशन मींस हम ये समझ लेंगे कि इसकी बात करें अट्रैक्शन, तो हमारा सारा खेल आसानी हो जाएगा। ठीक, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन, हेंस 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान इज मोर शील्डेड, यहाँ पे शील्डिंग अधिक होगी, रिपल्सन ज्यादा होगा, फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। ये सेंटेंस एनसीईआरटी का एज इट इज एज एग्जाम में पूछ लिया गया था, जेईई मेंस के बच्चे एकदम भौकाल मचा दिए थे, कहां से आया कहां से आया। जो पढ़े थे वो तो कह रहे थे बहुत सही, जो नहीं पढ़े उनका तो होगा ही नहीं, बहुत मजा आ जाएगा, है ना। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, लिखिए नोट, एक नोट लिखिए, नोट, देखिए शील्डिंग, लिखिए यहां पे शील्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। ठीक, बात समझ आ गई। और शील्डिंग को हम क्या समझेंगे, रिपल्सन,
शिल्डिंग को क्या समझेंगे, रिपल्सन, और पेनिट्रेशन को क्या समझेंगे, अट्रैक्शन। कितना आसान हो जाएगा। जबकि पेनिट्रेशन है क्या चीज, पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेदन। अब भेदन का मतलब इलेक्ट्रॉन यानी किस, जैसे एस ऑर्बिटल में अगर है तो उसमें भेदना, भेदन हिंदी में तो लिखा यही है भेदन, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। भेदन क्षमता का इसका यह मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन, देखिए एस ऑर्बिटल, अब पहले इसकी बात इतनी लिख ली आपने, हाँ ठीक है, और ये बातें हो गई, ठीक। पेनिट्रेशन यही है ना, पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर या पावर लिख दीजिए, पेनिट्रेशन पावर, ठीक। ये इसके किसके बेसिस पर बताया गया, ऑर्बिटल की शेप पर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। अच्छा, और एक नोट ये हो गया पहला, और इसी में दूसरी बात लिख लीजिए, यहां पे अभी बताते हैं, दूसरी बात बाद में लिखिएगा। चलिए, अच्छा, शिल्डिंग का जो ऑर्डर है एसपीएफ ऑर्बिटल में वो क्या हो जाता है, एसपीडीएफ में। तो शिल्डिंग का ऑर्डर भी देखिए आपके, यानी ये एसपी किसी भी सेल के लिए, किसी भी ऑर्बिटल के लिए ऑर्डर यही रहेगा, चाहे वो सेम सेल में हो और चाहे अदर दूसरी सेल में हो, सबके लिए ये डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ये लिंक उनको लगाना हमें नहीं आता, इसलिए नहीं बता पा रहे कैसे लगा दिया जाता है, नहीं तो हम बता देते कि ऐसे करके वैसे लिंक नीचे दिया गया, कैसे बोल देते हैं ना लोग, वो हम नहीं कर पाते हैं, बस वही दिक्कत है। तो यह देखिए एसपीडीएफ, ये शिल्डिंग का ऑर्डर भी यही होता है, ठीक है। अरे आप ऐसे ही समझ लीजिए, जानने दीजिए, शिल्डिंग का ऑर्डर भी यही होता है, ठीक। और आ जाइए इधर, पेनिट्रेशन का ऑर्डर देखेंगे तब भी यही होता है। अब आप कहेंगे जब दोनों यही होता है तो भैया ये है क्या चीज, वो दूसरी चीज है ना, ये होता है ड्यू टू शेप, ये ड्यू टू शेप, ये होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। ये भी शेप या इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से। देखिए शिल्डिंग का यह मतलब होता है लगभग दोनों सेम चीजें आएंगी, लेकिन असर दोनों का भी हम बता रहे हैं, लिखिए तो अभी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप पहले लिख तो लीजिए पेनिट्रेशन। अब सुनिए, जैसे यहां पर अब इस दोनों बातों का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे नोट पे देखते हैं, ध्यान देते हैं दूसरे नोट पे। हाँ, यहां हम बना ले रहे हैं, ये देखिए ये है न्यूक्लियस, ठीक। एस ऑर्बिटल कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, यहां पर और बना लिया, ठीक। एस ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस है, ठीक, एन फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल, और दूसरी ऑर्बिटल क्या है, पी ऑर्बिटल, जो कि हमने ऐसे बना ली इस पे, ठीक, यहां भी बना ली। अब आ जाइए, अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, इस वाली एस ऑर्बिटल में, तो वो कहीं भी पाया जा सकता है। तो इसके बीच देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तब ज्यादा होगा या पी ऑर्बिटल में, भैया एस ऑर्बिटल में, तो एस ऑर्बिटल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब जो सबसे किनारे यानी एस ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्या, ये पेनिट्रेशन इसका ज्यादा है, यानी एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप की पेनिट्रेशन ज्यादा है पी ऑर्बिटल वाले में। अच्छा, अब कह रहे हैं शिल्डिंग की बात चल रही है, शिल्डिंग वाले में, तो भैया शिल्डिंग का मतलब होता है कि आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए पर्दा बनाने का काम करना। तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए बेहतर पर्दा कौन बनाएगा, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल देखिए बेहतर पर्दा बना रही है, यही है एस ऑर्बिटल, थोड़ा हम बड़ी बना दिए, ये एस ऑर्बिटल, बेहतर पर्दा कौन बना देगा, ये, यानी एस आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए पर्दा बनाना। इस पे लिखिए ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये इसको लिखिए आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए पर्दा बनाना, एकदम आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए पर्दा बनाने का काम करना, पर्दा बनाना है ना, ताकि वो न्यूक्लियस से दूर रहे, ताकि वो न्यूक्लियस को ना देख सके। अपनी भाषा में इसको लिख लीजिए, आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए पर्दा बनाना, ताकि आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ना देख सके। अभी देखिए ये, अभी ये वो वाली भाषा है लेमैन वाली, है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए, दे न न्यूक्लियस को न देख सके। बात समझ आ रही है, न देख सके। तो भैया सबसे बेहतर कौन सी, एस वाला पूरा अच्छा पर्दा बनाता है, पी वाला कम पर्दा बना पाएगा, क्योंकि ये देखिए डबल डंबल होता है, ये हाँ सिंगल डंबल शेप का होता है, इस वाले शेप का होता है, ये डबल डंबल, और यानी कि इसमें अभी क्या है, और खंड पार्ट बन गया इसमें, एफ वाला और पार्ट बन जाएगा, तो यानी पर्दा सबसे अच्छा कौन बनाता है, एस। इसीलिए कह रहा है कि शिल्डिंग सबसे अच्छी एस की होती है ना, सबसे अच्छी एस की होती है। अब पेनिट्रेशन होता है ड्यू टू शेप, हाँ पेनिट्रेशन ये भी शेप के लिए लिख दिया गया,
हाँ लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शेप का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन का, ये लिखिए अट्रैक्शन, इसको लिख दीजिए अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो भैया अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, इस बात को लिखिए, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, पेनिट्रेशन का मतलब। तो एस वाले में जल्दी से वहां पे भेदन लिखा है, हिंदी में भेदन है, हिंदी में जो समझाया गया वो बड़ा टेढ़ी खीर है, तो आप इसको आसान भाषा में समझिए कि ये इसके बीच बात हो रही है शिल्डिंग की, ये हो गया पर्दा, ये हो गया पर्दा, ठीक। इसकी बात हो रही है शिल्डिंग की, और यहाँ पे बात हो रही है पेनिट्रेशन की, ये जो निशान लगा है यहाँ पे बात हो रही है पेनिट्रेशन की। बस इतना आप याद रखिए, इससे ज्यादा याद रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। तो ये ऑर्डर हो जाता है, यानी पेनिट्रेशन और शिल्डिंग का दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन यहाँ पर पर्दा बनाने का काम करना है और यहाँ पे अट्रैक्शन का काम करना है। बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल है इसके लिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन किसके लिए? अब वो वाला पास पढ़ते हैं नाइट्रोजन के लिए ना, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होता है, ठीक। तो इसलिए फर्स्ट एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, अगला है इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, फर्स्ट एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन 7 इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन 8, जबकि होना चाहिए इसका, ठीक। ऐसा क्यों है भैया, ये नाइट्रोजन 7 इससे ज्यादा है, ठीक। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, ठीक। तो इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3, यही लिख देंगे, ठीक। और इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 4 4 8, ठीक। अब इस ऑर्बिटल को जरा यहां सजा लीजिए, इसका और प्यार का, अरे इसमें कहा हुंडरूल हुंडरूल हुंडवा हुंडवा हुंडवा, ये रहेगा, इसमें कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें इसी तरह से कर लीजिए, ये ऑर्बिटल खुद ही बता देंगे। और हर इलेक्ट्रॉन को निकालते के लिए अभी बताते हैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स, एक ये एक ये एक ये और एक ये। देखिए यहां पे क्या हो रहा, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो इस बात को यहां लिख लीजिए, 2p4 इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, 2p4 इंक्रीज इन 2p4, ऐसे लिखिए इन 2p4 इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इसमें रिपल्सन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है रिपल्सन। अच्छा ये उतरता लिखा जाता है का रिपल्सन, ठीक, रिपल्सन। आगे चलते हैं, दैट इज वाई इट इज इजी टू रिमूव, इट इज इजी टू रिमूव, दैट इज वाई इट इज इजी टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन या 2p इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p4, ठीक। देयरफॉर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ 2p4 इज लेस। अब इसके लिए लिखिए, ये क्या है, देखिए हाफ फील्ड है, और जब ये क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की खास बात क्या है कि इसमें एनर्जी एक्सचेंज और साथ ही साथ स्टेबिलिटी सिमेट्री, इसलिए तो हम लिखेंगे हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है ना, मोर स्टेबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और ये मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़े थे इस बातों को, है ना, ये मोर स्टेबल क्यों कहेंगे, ड्यू टू दो बातों पे, ड्यू टू पहली बात और ड्यू टू दूसरी बात क्या, सिमेट्री, इसमें भी सिमेट्री एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं, एक्सचेंज एनर्जी मतलब, यानी ये सिमेट्री में है इलेक्ट्रॉन, और जब सिमेट्री में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये वाला कहेगा यार तुम इधर आ जाओ हम उधर आ जाए, क्या फर्क, हमने स्टेबलाइज कर लिया जापाने में, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा या यहां से ये वाला यहां जाएगा, जैसे ये अपना रिप्लेस कर दे, अपना पोजीशन बदल दे, है ना। तो जब पोजीशन बदलेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में, नहीं पड़ेगा।
भैया पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और जब नहीं पड़ेगा इसमें तो इसका मतलब क्या होगा, लेकिन यहां से यहां आने जाने में तो एनर्जी लॉस होगी ना, तो एनर्जी कम होगी। और जब एनर्जी यानी एनर्जी लॉस हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, तो और स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल। इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, ये एक्चुअल रीजन होता है। इसलिए कहा जाता है कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, एंड इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालना वो थोड़ा कठिन होता है ना। तो ये बातें लिख लीजिए, बात समझ में आ गई। तो अब चलते हैं, हमने कितना सीखा, हमने कितना सीखा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कितना हमने सीखा, क्या क्या सीखा। तो हम ये देख रहे हैं कि आयनेशन एनर्जी, पहली बात जो आयनेशन एनर्जी है वो होती भैया क्या, ऐसे लिख दे, लिख दीजिए, काहे नहीं लिख देंगे, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। पहले इंक्रीज पीरियड में पढ़े थे तो पीरियड वाले लिख दिए, यानी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, ठीक, अक्रॉस द पीरियड। कुछ एक्सेप्शन थे वो तो हमें पता ही है, ठीक, और डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक। अच्छा ऐसा क्यों, इसके क्या क्या रीजन थे, तो हम कहेंगे आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शिल्डिंग के, कहेंगे शिल्डिंग के, किसके, शिल्डिंग के, और ब्रैकेट में लिख देंगे रिपल्सन। अब रिपल्सन जितना बढ़िया यानी शिल्डिंग इतनी अच्छी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव। इसके लिए हम क्या लिख देंगे, अट्रैक्शन, ठीक, या पेनिट्रेशन कहा जाएगा इसी को एक जगह। ये बातें हो गई। और दूसरी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल, इसी को पढ़िए, प्रिंसिपल क्वांटम, अरे भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। ये बातें हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ जब सब सेल की बात चली, सेल की बात चली, है ना, आयनेशन एनर्जी मोर, आयनेशन एनर्जी इज मोर फॉर हाफ फिल्ड और हाफ फील्ड, और किसके लिए, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए ये ज्यादा होगी इसके लिए, ठीक। ऐसा क्यों, ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे P3 के लिए और यहाँ P6 के लिए, ये देखिए फुल फील्ड है ना। इसी तरह के S के लिए भी आप लिख सकते हैं, S2 के लिए, S के लिए नहीं लिखेंगे, S के लिए वो वाला चलेगा, ठीक है। और इसी तरह से D5 अगर हो, यहाँ D3 हो, सॉरी D10 हो, तो इनकी और इनकी एनर्जी की क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी किससे ज्यादा होगी, कहेंगे P4 और P2 से, यानी किससे ज्यादा होगी, P2 से और P4 टाइप से। इसकी किससे ज्यादा होगी, देखिए D4 से और किससे, D6 से। बात समझ में आ गई, इन ऑर्बिटल से ज्यादा होगी इनकी आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड जैसे एग्जांपल के तौर पर इससे ज्यादा होगी, और उनकी तो ज्यादा होती ही है ना, ये हीलियम नोबेल गैस के लिए होता ही है, ठीक। और S2 फुल फील्ड में S2 ले लीजिए, फुल फील्ड में S2 भी ले लीजिए, ठीक, ये भी इनकी ज्यादा ही होती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ रही है एकदम, बहुत बढ़िया समझिए। अब आगे चलते हैं, और आगे हमने क्या सीखा, स्क्रीनिंग। अच्छा ये जहां शिल्डिंग इफेक्ट लिखा है इसी को लिख लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा ये आयनेशन एनर्जी का तो हमने, अच्छा ये घटता क्रम देखिए यही ना, उल्टा लिख दिया हमने, बात समझिए। ये जैसे ना, अरे ये वाला तो सही है, ये वाला क्रम हमने उल्टा लिख दिया, मतलब आयनेशन एनर्जी ज्यादा कम लगे ये चल रहा है ना, ये थोड़ी कि कम लगे वाले में। अभी रुके रहिए, कहीं जाइए मत, मतलब ये समझिए बात को थोड़ा सा, मतलब हमारे दिमाग में केवल वो था एनर्जी रिक्वायर्ड वाले पे हम लगा दिए इसको, वो नहीं लगाना, वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए आयनेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ये ज्यादा सही लगेगा ना, क्यों भाई, भाई ये ज्यादा इसलिए भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन, यानी जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा आयनेशन एनर्जी लगेगी रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रही है, उसकी आयनेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगी, इसका मतलब अट्रैक्शन। और इसी के आगे क्या लिखा था, हाँ, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ सेल, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल, इसको लिख लीजिए, यही है जिसके बारे में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग या फिर शिल्डिंग, या फिर शिल्डिंग,
इसको लिख लीजिए। और शिल्डिंग का मतलब हमने बताया था रिपल्सन। अब आपका एकदम सही हो गया, नहीं तो उल्टा हो जाता ना वो वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो तो उल्टा हो जाता, पढ़ लिए कुछ और लिख दिए कुछ और, ये वाला हो जाता ना। तो आयनिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोड्यूस जेड इफेक्टिव यानी अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ सेल, स्क्रीनिंग या फिर शिल्डिंग या फिर रिपल्सन, इसी को पेनिट्रेशन भी कहेंगे उसके केस में। ठीक, ये दो ही बातें हुई थी अभी तक, यही हुई थी। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल इसमें लिखा गया, इसमें हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, इसे में लिख दीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। यही लिख दे क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहीं पे लिखिए नंबर ऑफ सेल, 1 है नंबर ऑफ सेल। ठीक, नंबर सेल या नंबर ऑफ सेल, अरे नंबर ऑफ सेल एनर्जी मोल्स फॉर इसके लिए। ठीक है, ये इतना सीख लिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, नोट, ये हो गया पहला नोट नंबर, पहला दूसरा क्या, यही सब है, ये हो गया दूसरा नोट, और ये तीसरा जो कि हमने सीखा, अभी सीख रहे हैं इसको। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, लिखिए इलेक्ट्रॉन्स विथ या एलिमेंट विथ लेस नंबर ऑफ सेल, एलिमेंट्स, एलिमेंट या स्पीसीज जो भी हो, है ना, एलिमेंट्स या ब्रैकेट में लिख दे कोई स्पीसीज हो, जैसे आयन के फॉर्म में दे दिया जाए तब भी, विद या कुछ भी हो, ऑर्बिटल्स ही हो तब भी, ठीक है ना, विद लेस नंबर ऑफ सेल, विद लेस नंबर ऑफ सेल, ये बड़ा गजब का नोट है ना, लेस सेल, विद हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, विद हाफ फिल्ड, ठीक, और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, बात समझ में आ रही, हाफ फिल्ड से इधर लिख दें, चलिए वहां जगह कम पड़ रही है, हाफ फील्ड जैसे P3 D3 वाले लोग, या फिर फुल फील्ड, फुल फील्ड इज आर मोर आर हैव मोर ऑर्बिटल्स लिखना था, यही तो है सेंटेंस है, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो आप लोग कहेंगे कैसे कैसे हो गया सब उल्टा सीधा, है ना, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई। ये आखिरी वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए एलिमेंट्स या स्पीसीज विथ लेस नंबर ऑफ सेल, विद हाफ फील्ड और साथ ही साथ फुल फील्ड अगर ऑर्बिटल्स हो, हैव मोर आयनिक एनर्जी, उनकी आयनिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये सब आप नोट करके रख लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बहुत सारे सवाल लगाएंगे, जैसा कि एटॉमिक रेडियस के केस में किया गया था, उसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से। और ये वाली लाइन बहुतों को सॉल्व करेगी, ये वाली लाइन बहुतों को सॉल्व करेगी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये अब जिसके दिमाग में आ रहा हो कि वो आपने वो नहीं बताया कि किसमें जंप ज्यादा होगा, है ना, वो सब क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक, उस क्वेश्चन में सारे आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन आइंस्टीन एनर्जी के हम लोग लगाएंगे, ठीक, और कुछ नोट्स भी लिख लेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। ये वाला देखिए इतने से काम हो जाएगा आपका, भाई ये बता दिया तो इसका मतलब ये, और बेरिलियम बोरान के लिए अब तो आप समझ गए कि S2 वाला ज्यादा होता, लिखिए S2 वाला, तो भैया S2 वाला किसके लिए हो जाएगा, ये फॉर बेरिलियम के लिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे फॉर बेरिलियम के लिए, ठीक है ना, बेरिलियम के केस की बात चल रही है, ठीक, बस है, ये नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा, आप इसके लिए भी लिख दीजिए, नाइट्रोजन के केस में ये होता है, ठीक, खासतौर P3 वाला, बात समझ आ रही। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।